सच्ची बबली, तेरी कजन पूजा का दूल्हा सिर्फ 12वीं पास है। अरे उसका खुद का बिजनेस है, दिखने में भी कॉन्फिडेंट है। और पता है, हर इंसान को अपनी मर्जी का मालिक होना चाहिए। यहाँ सबके पास वो हक था। सबने वही किया जो उन्होंने चाहा, सिर्फ अपने अपने दिल की सुनी। लेकिन जब किसी की मर्जी किसी और का जीना दुश्वार कर दे, तो क्या वो मर्जी खुदगर्जी नहीं हुई? प्रणाम श्याम जी, कैसे हैं आप? सब अपनी अपनी मनमानियों में मस्त थे, पर मेरी मर्जी का कभी कोई मायना ही नहीं रहा। मेरी मजबूरी और उसका दर्द सिर्फ मेरा बन के रह गया, खामोश, अनदेखा। इस कहानी की शुरुआत गुलालखेड़ा गांव में हुई, जहां मैं मौजूद ही नहीं थी। शुरुआत से ही इस कहानी में लिखा था कि अंत बहुत ही दर्दनाक होने वाला था, बहुत भयंकर। तैयार हो गई हमारी दुल्हनिया, कितनी अच्छी लग रही है। तुम्हारी बारात आ गई पूजा। अरे बबली, बबली रुको, हमारा दूल्हा हमें देखने दो। नहीं, ज्यादा उड़ो मत, समझी? पता चला हमें छोड़ के तुम्हारे साथ ही भाग गया। इतना जलती हो ना हमसे, तो हम कहीं चलेंगे तुमसे? दूल्हा हमारा है, वो शादी हमारी हो रही है। देख लो अपनी बारात को। अरे बबली, शादी हमारी कासन पूजा की हो रही थी, लेकिन लाइफ मेरी सेट होने जा रही थी। क्या बात है बबली, आज बड़ा बच्ची सी निकाल रही हो। ताकि कोई तो फंसे ना, हमारी भी तो निकल पड़े बहना। कोई आने वाला था जिसने एंट्री शादी के हॉल में नहीं, सीधे हमारे दिल में ले ली। पहली नजर में प्यार का मतलब उस रात समझ आया। साले के चेहरे से नजर हट ही नहीं रही थी कि बाकी हो क्या रहा है ये कुछ समझ भी आए। एक हम ले लें, कोई एतराज तो नहीं है ना? चाहे तो 2 ले लीजिए, यहाँ और भी है, आप ही के लिए तो है। वैसे हमें घूरने की कोई खास वजह? अच्छा, तो नोटिस किए आप? कोई अंधा भी नोटिस कर ले। वैसे हम सोच रहे हैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखा दे छेड़खानी की, बबली जी। अच्छा, अब नाम पता कर ही लिया है तो आप पुलिस कंप्लेंट कर ही दीजिए। अरे वो तो हम कर ही लेंगे, पहले ये तो जान ले कि हमें टुकर टुकर घूरा क्यों जा रहा है। हमें भाग गया आप, इसलिए। वैसे अच्छा किया जो सामने से आके बात कर लिए, वरना हम खुद ही आ जाते और पूछते फ्रेंडशिप करनी है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हें हमारा नाम नहीं पता है? नहीं। प्रेम यादव नाम है हमारा। नाम तो बढ़िया है। अपना नंबर देना, हम मिस्ड कॉल दे रहे हैं, सेव कर लेना। मैसेंजर पे तो होगे ना आप? प्रेम यादव जी? हाँ जी, कौन बोल रहा है? अरे आपने हमारे खिलाफ कंप्लेन नहीं की घूरने के इल्जाम में? ओ तुम? नाम भूल गए ना? नंबर भी सेव नहीं किया होगा। अभी सेव कर लीजिए। बबली बोल रहे हैं, बबली पांडे। कैसी हो तुम बबली? हम हद से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपको तो जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। पिछले 4 दिनों में एक बार फोन नहीं किया आपने, तो हमने तरस खा के सोचा कि हम खुद ही कर लेते हैं। 4 दिन में 10 बार फोन कर चुके हैं आपको।
2.5-3 किलो मैसेजेस भी भेज दिए, लेकिन आपने एक का भी रिस्पॉन्स दिया? वो हम थोड़ा बिजी चल रहे थे। हाँ, हम तो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। अरे ऐसा नहीं है, हम तुमको फोन करने ही वाले थे। हम ना कोई कल पैदा नहीं हुआ है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बता दीजिए ना, हम मरवर नहीं जाएंगे। अरे ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? यहाँ कॉलेज में ना लंबी लाइन लगी हुई है हमारे पीछे। एक से एक लड़का हमारी फ्रेंडशिप की अपॉइंटमेंट लेने के लिए खड़ा है, लेकिन हमने सबको हटाकर किसे नंबर दिया? आपको। और आपने क्या किया? कुछ नहीं। गुस्सा नहीं करते? अच्छा मैं माफ कर दूं। ठीक है। वैसे मिलने की हिम्मत रखते हो या और थोड़ा भाव खाना है? बोलो कब कहाँ मिलना है? बोलो तो अभी आ जाते हैं। अभी नहीं, कल हम 10 बजे मिलेंगे कॉलेज के गेट के बाहर, एसके कॉलेज, गुलाल खेड़ा। कॉफी शॉप चल रहा है? वहाँ तो सारी दुनिया आती है, हमें तुमसे अकेले में बतियाना है। कहाँ ले जाओगे? कुछ मिलाए तो नहीं हो ना इसमें? बेहोश तो तुम हमको कर दियो। क्या करें, हम हैं ही ऐसे, और हमें दिख रहा है कि हम तुमको बहुत पसंद आए। चलो फिर कह दो अपने दिल की बात। हमने तो पूजा की शादी में पहले ही कह दिया था। शादी में तो तुमने हमें मौका नहीं दिया कुछ कहने सुनने का। हमें पसंद करते हो या नहीं? हाँ। शादी में तो बड़े लौचुंबक बन के घूम रहे थे, सबके सब खींचे चले आ रहे थे तुम्हारी तरफ। हम पर भी तगड़ा इंप्रेशन बन गया। ऐसे हो कौन तुम? नहीं, हमारा मतलब है कि करते क्या हो? काम हम प्रॉपर्टी डीलिंग का करते हैं। कुछ जमीन है हमारी यहाँ गुलाल खेड़ा में भी है। बढ़िया है। और रहते कहाँ? सेवरिया। देखो प्रेम, फ्रेंडशिप का प्रपोज तो हमने कर दिया, तो अब बनता है कि अगला कदम तुम उठाओ। कर दो फिर प्यार का प्रपोज। 3 शब्दों में कहना होगा, और हाँ एक कंडीशन है, आई लव यू नहीं बोल सकते। आम हो गया है ना, तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। प्रेम है तुमसे। रघुनाथ भैया, एक तो बात करना था आपसे। बोलो जगन। भैया पता नहीं आप दोनों को पता है कि नहीं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा, आपको बताएं कि नहीं बताएं। बुझाओ मत बुझाओ, डिलीवरी में कोई गलती की हो क्या जी? रघुनाथ भैया, वो आपकी बेटी है ना बबली, उसको हम देखे आज। देखे मतलब? अरे कहाँ देखे जगन? एगो लड़का के संगे देखे उसको आज। कौन लड़का के संग? भैया वो प्रेमा नहीं है, प्रेम यादव सेवरिया वाला, ओकरा संगे। तुम देखे का? वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे थे, एकदम बहुत पास चिपक के बबली उसका ऐसे कमर पे हाथ। चुप। तुम कॉलेज में नहीं थी बबली? नहीं थे। तुम्हें पता था देवेन? नहीं बड़े पापा, हम तो हमेशा क्लास में ही होते, हमें लगा बबली दीदी भी क्लास में ही होगी। जब तुम कॉलेज में नहीं थी तो कहाँ थी? घूमने गए थे। कब से चल रहा है ये घूमना? कुछ टाइम से। सेवरिया का प्रेम यादव है ना? पापा हमने कुछ गलत काम नहीं किया है, वो बहुत अच्छा लड़का है प्रेम। अच्छा लड़का है? जी पापा, हम उसे पसंद करते हैं और वो भी हमें बहुत पसंद करता है। दरअसल वो आपसे बात करने आने वाला है। प्रेम यादव कौन है, क्या करता है, कुछ मालूम भी है तुमको? चाचा उसका अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस है और बहुत अच्छा चलता है वो बिजनेस। वो अपने पैरों पर खड़ा है। प्रेम यादव अपने पैरों पर कैसे खड़ा है जानती हो? लोगों के पैर तोड़कर, उन्हें काट कर। प्रणाम श्याम जी, कैसे हैं आप? आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ प्रेम भाई। हाथ मत जोड़िए, जमीन छोड़िए, बात खत्म। वरना क्या है ना, हाथ जोड़ने के चक्कर में दोनों टांगे कमा बैठेंगे आप। और ये सारे के सारे कागजात A to Z तैयार हैं। चलिए हमारे संग रजिस्ट्री ऑफिस।
अब कर दीजिए दस्तखत। प्रेम भाई, ऐसे तो हमारी सारी जमीन छिन जाएगी। 2 गज जमीन हम पक्का छोड़ देंगे, फिर आपकी मर्जी है उसमें खुशी खुशी जिंदा रहना है या दफन हो जाना है। जमीनें हड़पना, वसूलियां करना, हफ्ते लेना, ये सारे धंधे हैं उस प्रेम यादव के। और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जानती हो ना? पेशेवर गुंडे। उसका बाप कांस्टेबल है और अपने बाप के दम पर पूरे सेवरिया में आतंक मचा रखा है उसने। डंके की चोट पे गुंडागर्दी करता है वो वहां पे। और तो और गुलाल खेड़ा में भी दखल देने लगा है वो। प्रेम यादव अपने बाप की भी नहीं सुनता है। तूने दिनेश बंसल की पिटाई की प्रेम? क्यों शिकायत की उसने या उसके परिवार ने? बेटा, उसकी दाहिनी टांग बुरी तरह टूट गई। आपको बड़ी दया आ रही है उसके ऊपर? आप तो बीच में पड़ना ही नहीं। अगर वो पुलिस में गया ना तो वो क्या उसका पूरा खानदान लंगड़ाएगा। अरे 10वीं पास भी नहीं किया है, पढ़ाई में 0, ऊपर से रोज मारामारी करता था, इसीलिए स्कूल से निकाल दिया गया। सालों पहले की बात है। सेवरिया में मनदीप जी रहते थे और उनका बेटा पूरन। पता है ये प्रेम यादव ने क्या किया था? पूरन का एक आंख फोड़ दिया था। स्कूल से तो निकाल दिया गया था, लेकिन बाप कांस्टेबल, कोई उसके खिलाफ केस ही नहीं किया। नहीं तो बाल सुधार गृह में 18 साल तक सड़ता रहता। ऐसे गुंडे को अच्छा आदमी बता रही हो ना? तो तुम्हें तो ये सब पता ही नहीं होगा, कुछ बताया नहीं प्रेम यादव ने। तो प्रेम यादव ने यह भी नहीं बताया होगा तुमको कि वो शादीशुदा है। चाय लाए? मांगे हम? नहीं, बस पूछने आए थे। हमने नहीं मांगी मतलब हमें नहीं चाहिए। आइंदा से ऐसे ही मत पूछना। कॉलेज में मन नहीं लगता ना तुम्हारा? तो एक काम करो, अब ऐसे घर में रहो और मम्मी का हाथ बटाओ। हम तो कह रहे हैं इसके लिए लड़का उड़का देखना शुरू कर दीजिए, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो। ठीक है ठीक है, अब तो वही करेंगे। बबली, अब से तुम्हारा कॉलेज बंद। पापा, एक बार मिल ले हम प्रेम से। क्या है? जितना असलियत हम उसके बारे में बताए हैं वो काफी नहीं है। ये सब कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तुमसे मिली कैसे? बड़े पापा, कॉलेज में तो देखे नहीं इस प्रेम यादव को। तो फिर उस कमीने ने कैसे फंसा लिया अपनी बच्ची को? पापा, हमने शुरुआत की थी। बेशरम! भैया भैया क्या कर रहे हैं भैया? बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है भैया। एक काम करते हैं, भाभी आरती, बबली अब कल से कॉलेज नहीं जाएगी और घर से बाहर कहीं गई ना तो इसके साथ कोई ना कोई जरूर जाएगा। बबली, एक बात समझ लो तुम, अभी से तुम दोनों के बीच में जो भी था ना सब खत्म। वो गुंडा प्रेम यादव है ना, तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें फेंक देगा और ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, ना ही तुमसे। आज के बाद तुम उस प्रेम यादव के बारे में सोचोगी भी नहीं। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. नाश्ता तैयार है। साइकिल चला लेती हो? जी। तुम्हें ना साइकिल पर एक भोंपू लगवा के दे देते हैं, फिर जाके ना पूरे सेवरिया में ऐलान कर दो नाश्ता तैयार है, नाश्ता तैयार है। नहीं चाहिए नाश्ता। भैया 4 दिन से कॉलेज भी नहीं आई बबली भाभी। ऐसा भी क्या हो गया बे? वो अपना राजकुमार है ना, उससे बताया ना, वो दूर का भाई लगता है ना बबली भाभी का। अब प्रेम भाई, बबली हमारे बहन तो है लेकिन बहुत दूर का है, मतलब ऐसा कि ज्यादा बात नहीं होता है। हाँ तो जाओ बात करो और पता करो कि काहे हमें लिफ्ट दी और काहे हमें पटा लिया, और अब फोन बंद करके बैठी, कॉलेज भी नहीं आती बे। ठीक है, हम पता करते हैं, अब बताते हैं आपको। देखो जल्दी पता करो। एक बात बताएं, माथा बहुत जम के घूम रहा है हमारा। हेलो, क्या बात है बबली? 1 हफ्ते से कनेक्शन काट के बैठी हो, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। अगर कोई बात थी तो सामने से बोल देती ना हमको। अगर तुम पहले से हमें सब कुछ सामने से बता दिए होते ना तो आज ये मसला नहीं होता। तुमको पता है हमको गोल गोल बातें पसंद नहीं है। हाँ,
इसलिए तुम राजकुमार भैया को कह के हमसे फोन करवाए। क्या बात है बबली, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, गलती तो हम किए जो तुम्हारी असलियत जाने बिना तुम्हारे प्यार में पड़ बैठे। कैसी असलियत? क्या मालूम पड़ा तुमको? यही कि तुम एक गुंडे हो, कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी की डीलिंग नहीं करते बल्कि हड़पते हो, वसूली करते हो। क्यों छुपाई ये बात हमसे? चलो माना कि हम सामने से आए, अंधे थे, तुम भी अंधे थे, शादीशुदा हो ना, बता नहीं सकते थे। अरे अगर ये बात पहले पता होती ना तो तुमसे प्यार नहीं करते हम। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या तुमने हमारे बारे में जानकर हमसे प्यार किया था? क्या हमने कभी ये पता करा कि तुम कौन हो? देखो यार, बात सीधी सी है, तुम्हें हमसे प्यार हुआ और हमें तुमसे प्यार हुआ। हाँ मानते हैं, गलती हो गई और इस गलती के लिए माफ कर देंगे अपने आप को। अरे ऐसा क्यों बोलती हो बबली, हम तुमको सब कुछ बताने ही वाले थे, बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे हम। जो अब कभी आएगा ही नहीं प्रेम। ऐसा मत कहो, हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं बबली। हम कैसे मान ले तुम्हारी बात? इतनी झूठ बोलते आए हो अब तक। देखो हम तुमसे झूठ नहीं बोले, बस हम कुछ बोले ही नहीं क्योंकि हमें सही मौका नहीं मिला। देखो तुम्हें हमें एक मौका देना ही पड़ेगा हमारी बात कहने का। अब कहने लायक क्या बच गया है प्रेम? देखो वो सब हम तुमसे मिलकर बताएंगे। देखो मना मत करना प्लीज, आज तक जिंदगी में ना हमने कभी किसी को प्लीज नहीं कहा है। देख भारती, हम आधे घंटे में तुझे चौक में मिलेंगे, ठीक है? और फिर हम एक साथ घर जाएंगे। इतना बड़ा रिस्क लेके आई हो, देख लेट मत करना, अगर किसी को पता चला ना हमारा कॉलेज जाना भी बंद हो जाएगा। अरे नहीं करेंगे लेट बाबा, आधे घंटे में मिलते हैं, पक्का प्रॉमिस। पक्का ना? हाँ हाँ बाय, ठीक है, बाय बाय। अब सफाई देने जैसा क्या है प्रेम? अरे इसमें सफाई देने जैसा कुछ है ही नहीं। सच तो यह है कि हम कमजोर नहीं हैं, अंदर से भी और बाहर से ताकतवर हैं। और इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोग ही टिकते हैं। दब के जियो, इससे अच्छा सर उठा के फक्र से जियो। गुंडागर्दी करके? इस दुनिया में हर इंसान जो ताकतवर है वो एक प्रकार का गुंडा है। और हम मना नहीं करते कि हमें इस ताकत का नशा पसंद नहीं है, बड़ा जबरदस्त होता है ये नशा। और इसी ताकत की वजह से, इसी दबदबे की वजह से तुम भी खींची चली आई हमारी तरफ यार। हमें लगा था कि तुम कोई सरकारी अफसर हो, कोई इंजीनियर वगैरह। हाँ तो हमें एक इंजीनियर ही समझ लो, एक सामाजिक इंजीनियर। सामाजिक इंजीनियर कुछ भी। प्रॉपर्टी के चक्कर में ना लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, खून खराबे पर उतर आते हैं और ये केस है ना कोर्ट में सालों साल चलते हैं। हम बिना खून खराबे के, बिना कोर्ट जाए उन लोगों का ये मैटर सॉल्व कर देते हैं यार। कैसे? लोगों की टांगे तुड़वाकर? जिंदगी ऐसे झगड़ों में घिस जाती है, उससे अच्छा हम आज का फैसला आज करवाते हैं। और हाँ, जहाँ वादे टूटते हैं ना वहाँ टांगे भी टूटती हैं। लेकिन हाँ, हम घी हमेशा पहले सीधी उंगली से निकालने की ही कोशिश करते हैं। लेकिन ये सबसे एक बात तो नहीं बदलती है ना प्रेम, कि तुम एक गुंडे हो। और ये बात भी नहीं बदलती कि इस गुंडे को तुमसे प्यार है। ये प्यार वाली बात अपनी बीवी से भी रोज करते होंगे। हम मीना से कुछ नहीं कहते, हमारी शादी जबरदस्ती हुई है हमारे माँ बाप के कहने पर। वाह, जो आदमी सारे गांव को डरा धमका कर रखता है उसकी जबरदस्ती शादी हो गई। सही कहा तुमने, ये सरदर्द ना हमने खुद ही अपने सर मोल ले लिया है। लेकिन एक बात बताएं, हम गलत काम करते जरूर हैं लेकिन हमने कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करी, कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखा। तुम एक बात बताओ, तुम खुद चल के हमारे सामने आई थी ना, क्या हमने कभी तुम्हारा फायदा उठाया? जो हम उठा सकते थे, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। तो क्या करें? राष्ट्रीय पुरस्कार दे दे तुमको? अरे भैया, हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मत दो, पर हमें समझने की कोशिश करो। इसके पहले हमने कभी परवाह नहीं करी कि कोई हमें समझने की कोशिश करे। और एक बात बताएं, इंसान मजबूर सिर्फ बंदूक की नोक पर नहीं होता है। कभी कभी ना जज्बातों को तोड़ मड़ोड़ कर ऐसे पेश किया जाता है उसके सामने कि वो मजबूर हो जाता है। हमारे माँ बाप ने हमें खूब कस्में दी, वादे दिए कि शादी कर लो, शादी कर लो, और हम भी जवानी के जोश में थे। हमें एक औरत का तजुर्बा चाहिए था तो हमने कर ली मीना से शादी। लेकिन प्यार नहीं, प्यार कभी नहीं किया। लेकिन फिर भी प्रेम, वो तुम्हारी बीवी है। तुम हमारा प्यार हो और रहोगी, क्योंकि हमें सच्चा प्यार सिर्फ तुमसे हुआ है। तुम पहली लड़की जो सामने से चल के हमारे पास आई और हमें प्यार हो गया, और अब हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। अब हमारा क्या होगा प्रेम? तुम शादीशुदा हो, हमारे घर वाले कभी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। मंजूरी? मंजूरी तो हमें कभी मिलती नहीं है, हमें छीननी पड़ती है। क्या मतलब? तुम हमारे पापा और चाचा को धमकाओगे? नहीं, तुम्हें छीन लेंगे उनसे। तुम चलो हमारे साथ, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन अब हमें जाना होगा प्रेम। भारती हमारी राह देख रही होगी। लेकिन सुनो, परसों तुम अपना सामान लेकर आ जाना, हम सेवरिया में ही अपना घर बसाएंगे, तुम्हारा और हमारा।
हमने हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को भनक तक लगने नहीं दी कि हम प्रेम से फिर से मिले थे। उस दिन हम ऐसे ही पेश आए जैसे कि वो कोई और आम दिन था। किसी को हल्का सा भी शक होने नहीं दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। प्रेम ने कहा था कि बस कुछ कपड़े साथ ले आना। हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। मम्मी, चाची, वो भारती को कुछ सामान खरीदना है तो हम उसके साथ मार्केट चले जाएं। बेटा खाना लगा ही रहे हैं। अरे भारती को भी खाने पे बुला लेना, फिर हम सब साथ मिलके जाएंगे। हमको कुछ सामान भी खरीदना है। चाची, लेकिन भारती का दोपहर को तो क्लास है ना, हम आधे घंटे में आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी निपटा कर आ जाना। राजकुमार ने हमारे लिए घर का इंतजाम किया। बबली, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें संग हैं। चलो बैठो। एक मिनट, हम पहले पापा को बता देते हैं। अरे नहीं, बताने की क्या जरूरत है? वैसे आग लग रही है और तुम तेल डाल रही हो। राजकुमार भैया, हम तेल नहीं डाल रहे हैं, हम आग लगने के पहले उसे बुझा रहे हैं। हाँ बबली बेटा, कुछ तो चाहिए था का? सुरेश? नहीं पापा, हमें बस इतना कहना था कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ हो तुम बबली? हम प्रेम के साथ हैं। घर जाओ, अभी क्या अपने घर जाओ। हाँ पापा, हम घर ही जा रहे हैं, अपने नए घर जो हम और प्रेम मिलकर बसाएंगे। पगला गई हो तुम? अरे तुम बच्ची हो अभी। पापा, हम बच्चे नहीं हैं, बालिग हैं, अपना भला बुरा समझते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और हमने फैसला ले लिया, हम प्रेम से प्यार करते हैं और उसी के साथ जीवन बिताएंगे। हेलो हेलो, क्या हुआ भैया? पगला गई है, कह रही है प्रेम के साथ जा रही है। बबली? हाँ। The number you have called is currently switched off. सुरेश, पुलिस में शिकायत करते हैं। भैया, पुलिस के पास क्या शिकायत लेकर जाएंगे भैया? बबली तो सबके सामने हम लोग को नकार देगी। वो पुलिस को भी कह देगी कि हम अपनी मर्जी से गए। और फिर वो प्रेम गुंडा, उसके बारे में जान रहे हैं ना भैया। पूरे गुलाल खेड़ा से सेवरिया तक बबली को ये गुंडा ही मिला था प्यार करने के लिए। अरे इतनी बेवकूफ कैसे निकली हमारी बच्ची के कि हम उसे समझा भी ना पाए कि उस प्रेम यादव के साथ अपनी जिंदगी का सर्वनाश करने जा रही है। ये संस्कार तो नहीं दिए थे हमने उसे। हमने कहानी की शुरुआत में ही कहा था कि अंत इसका दर्दनाक होगा, भयंकर होगा। ये वही मोड़ था जहां से बर्बादी का कहर टूटने वाला था। भवानीपुर जंगल के इलाके से खबर आ रही है, एक औरत की सर कटी लाश मिली हुई है जंगल में। खबर दोहरा रहे हैं, भवानीपुर जंगल के इलाके में एक औरत की सर कटी लाश मिली हुई है। सब फैल जाओ, पूरी संभावना है कि सर आसपास कहीं फेंक दिया गया हो या फिर गाड़ दिया गया हो। सर, बॉडी पर ऐसे कोई निशान नहीं है जिससे पीड़ित की पहचान हो सके। सर काटने का मकसद वही था, पहचान ना हो सके। सर जी, बहुत दूर तक ढूंढा, सर कहीं नहीं मिला। और फैल जाओ, कोई भी नाला, कोई भी नहर छूटने ना पाए। जरूरत पड़े तो आसपास की जमीन भी खोदो। आप अपनी टीम भी लगा देंगे, ढूंढने में तो अच्छा रहेगा। घर तो यहाँ फेंक दिया गया है, सर शायद जंगल के किसी दूसरे हिस्से में फेंक दिया गया हो। अपने आदमियों से कहो खुद के थाने के अलावा माधोपुर, गुलालखेड़ा, सिवरिया और रामपुर और जिले के जितने भी डिवीजन, सब डिवीजन है, सबकी मिसिंग कंप्लेंट्स निकलवाएं। सर, लड़की काफी यंग थी, कपड़े देखकर लगता है ठीक ठाक घर से है। कम से कम हाथ पैर पर किसी तरह के असॉल्ट के निशान नजर नहीं आए। देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है।
मौत करीब 18 से 20 घंटे पहले हुई होगी, यानी 14 सितंबर की रात 10 से 12 के बीच। और आपका अंदाजा सही था इंस्पेक्टर, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं रहा है, पर लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। उम्र लगभग 20 से 25 के बीच होनी चाहिए। अभी दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी रही हैं। मतलब? पक्का तो डिटेल एनालिसिस के बाद ही कह पाऊंगा, पर कुछ है जरूर। बॉडी पर कोई और निशान? अब तक विक्टिम से मैच करने वाली कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है हमारे पास। अभी सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि सबसे पहले विक्टिम को गला दबाकर मार डाला गया होगा और उसके बाद उसका सर धड़ से अलग किया गया होगा। मुकेश, ये तुम ठीक नहीं किए हो, इसका नतीजा ना तुमको भुगतना ही पड़ेगा। वाह राजकुमार, ये तुम हमसे कह रहे हो कि हम ठीक नहीं किए? एक भाई दूसरे भाई को मारने पर उतारू हो जाता है, वो ठीक है? बताओ भाई, तुम कौन सा सही काम किए हो? तुम तो अपने पूरे खानदान को धोखा दिए हो राजकुमार चतुर्वेदी, और ये का नतीजा तो सबको भुगतना पड़ेगा, तुमको भी। सर, टीम अभी भी लगी हुई है, जंगल का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, पर विक्टिम का कटा हुआ सर अभी तक नहीं मिला है। सर, कोई भी मिसिंग कंप्लेन विक्टिम की प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही। शायद इसे कोई मिस ही नहीं कर रहा, शायद जिसने इसे मिस करना चाहिए उसी ने मार डाला। सर, आसपास के गांव की खबरियों को अलर्ट कर दिया गया। लड़की यंग थी, हो सकता है उसके कपड़ों से कोई रिश्तेदार या फिर कोई सहेली पहचान ले। अगर किसी वजह से फैमिली वाले सामने ना आना चाहते हो तो खबरियों से कहो कि होशियारी से पता करें कि आसपास के गांव में कोई ऐसी लड़की है जो कई दिनों से अपने घर नहीं लौटी। लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी, हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड का मामला हो या फिर पति ने खुद मार डाला। और कलर फोटोग्राफ्स के पोस्टर्स बनवा, पूरे जिले में पूरी डिटेल्स के साथ लगवा दो। ये हमारी बिटिया ही है, बबली। बबली भैया। हाँ मैडम जी, ये हमारी भतीजी बबली ही लगती है। किसने किया ये सब? बबली तो सेवरिया में थी अपने। सेवरिया में किसके साथ थी बबली? हेलो, कांस्टेबल जयकुमार यादव, सेवरिया थाने से बोल रहा हूँ। चौरागंज थाने से इंस्पेक्टर प्रदीप झा बोल रहा हूँ। जय हिंद साहब। बबली पांडे कहाँ है जयकुमार? वो तो अपने पिता के घर होगी गुलालखेड़ा में। क्या बात है साहब? जयकुमार, तुम तुरंत चौरागंज सिविल हॉस्पिटल पहुंचो। अरे क्या बात है, कुछ बताइए तो सही। तुम पहुंचो, पता चल जाएगा। 2 हफ्ता पहला तक तो बबली हमारे साथ ही थी, हमारे घर में। फिर अचानक से जिद पकड़ ली कि सेवरिया लौट जाऊंगी, और लौट गई। हम सब ने बहुत रोका साहब, लेकिन बबली हमारी सुनती ही कहा थी। बबली बेटा, ये क्या जिद लगा रखी हो? पापा, अब वो हमारा घर है और हम अपने घर जा रहे हैं। प्रेम तो जेल में है ना, एक बार उसे रिहा हो जाने दे, उसके बाद जहां मर्जी उसके साथ चली जाना। बबली, तुम सुन काहे नहीं रही हो? तुम उसकी पहली पत्नी के साथ उसी घर में, हमको ही ठीक नहीं लग रहा है। मम्मी, जितना हक मीना का उस घर पे बनता है उतना ही हमारा भी बनता है, और हम यह हक होना नहीं चाहते। बबली का पति प्रेम यादव जेल में क्यों है? कुछ पता नहीं साहब, वो जेल में क्यों था, वो प्रेम यादव उसका पति था भी या नहीं, बबली और प्रेम ने शादी की थी या नहीं, हमको कुछ नहीं पता। और साहब, जैसे ही हम लोगों को पता चला कि प्रेम यादव गिरफ्तार हो गया किसी मामले में, हम लोग फौरन प्रेम यादव के घर गए थे और बबली को अपने घर ले आए थे। प्रेम भैया, आपके पापा गए हैं चौरागंज सिविल अस्पताल। पुलिस को कैसे पता कि वो हमारी बबली ही है? बबली के पापा और चाचा ने पहचान किया। हम कहे थे तुमको बबली को घर तक छोड़ कर आना। हम आपका सिर का कसम खा कह रहे हैं, हम वैसे किए थे। बबली के घर वालों को यकीन है कि वो बबली? हमको नहीं मालूम, वो मायके चली गई थी, तब से हम उसको देखे तक नहीं। साले, तुमको कहे थे कि उस पर नजर रखना, उसके साथ रहना, समझ में नहीं आ रही तुमको? बबली के पापा और चाचा कह रहे थे कि वो 2 हफ्ता पहले ना मायके से चली गई, आपके पापा के घर में सेवरिया लौटाई है।
जी साहब, ये बबली का ही है, लेकिन बबली हमारे घर लौटी नहीं साहब। 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले ये अपने मायके गुलाल खेड़ा चली गई थी। बबली के बाप और चाचा उसे हमारे यहाँ से ले गए थे। उसके बाद वो हमारे यहाँ लौटी नहीं साहब। वो तो अपनी जिंदगी पे खुद एक ग्रहण लगा कर बैठी थी। अरे हमने कोनो बात कभी नहीं सुनी, कभी नहीं। ना मैडम, बबली यहाँ लौटी ही नहीं। 3 हफ्ता पहले जो गई थी मायके, तब से लौटी ही नहीं थी। कुसुम जी, ये पुलिस वाले का घर है, इसलिए ये मत समझिएगा कि हम कोई ढील बरतेंगे। हम सच कह रहे हैं मैडम, आप चाहे हमें ढील दो या सख्ती दिखाओ, पर यही सच है। आप चाहो तो प्रेम के बाबूजी से पूछ लो। तुम मीना हो ना, प्रेम यादव की पहली पत्नी? ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर, सरासर झूठ बोल रहे हैं। जय कुमार जी, आपने वर्दी पहनी है, आपका बेटा गुंडा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसे चाहो उसे कुचल दो। हमने कुछ नहीं किया है साहब। सही कह रहे हैं साहब, इन्होंने वाकई में कुछ नहीं किया। करीब करीब 1 साल पहले इनका शादीशुदा गुंडा बेटा प्रेम हमारी भोली भाली बबली को बहका के भगा ले गया। हम तो मजबूरी में कुछ नहीं कर सके थे, लेकिन ये इन्होंने कानून का रखवाला होने के बावजूद कुछ नहीं किया। हम तो तभी समझ गए थे साहब कि हमारी बेटी ने खुद की जिंदगी को नर्क में धकेल दिया है। जय कुमार, क्या ये सच है कि तुम्हारा बेटा प्रेम बबली के साथ अलग घर में रह रहा था? हाँ, ये सच है साहब, लेकिन ये बात तो सारी दुनिया जानती है। क्या ये भी सच है कि तुम्हारे बेटे प्रेम के गिरफ्तार होने के बाद उसने बबली को तुम्हारे घर भेज दिया था, जहाँ पहले से उसकी पहली पत्नी मीना रह रही है? इनका ही रिश्तेदार है राजकुमार, वही बबली को हमारे घर छोड़ गया था। जय चाचा, प्रेम भाई बोले हैं कि बबली को यहाँ छोड़ दें। आप मिलाइएगा जाके प्रेम भाई से। पापा, जब तक हमारी जमानत नहीं होती बबली आप लोगों के साथ ही रहेगी, ख्याल रखिएगा उसका। पापा, हम आपसे बात कर रहे हैं। सुन लिया बेटा, सुन लिया। हमने बबली को बहुत अच्छे से रखा था साहब। हमारा बेटा अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ रिश्ता रख रहा था, हमें मंजूर नहीं था। और कोई शादी वादी नहीं की थी हमारे सामने। प्रेम ने आपकी बेटी बबली के साथ ऐसे ही रह रहे थे दोनों। गंदा रिश्ता साहब की जुबान पे ला भी नहीं सकते। अरे तो एक फोन कर देते हमको, कह देते ले जाओ अपनी बिटिया को। ऐसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? हमने नहीं मारा बबली को, हमने कुछ नहीं किया साहब। 3 हफ्ते पहले ये लोग बबली को हमारे घर से ले गए थे, उसके बाद बबली हमारे घर लौटी ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं साहब। तो आप लोग झूठ बोल रहे हो। 1 महीने पहले प्रेम यादव को किस चार्ज पे गिरफ्तार किया था दुबे? प्रेम यादव 1 नंबर का गुंडा है। कांस्टेबल जय कुमार यादव खुद अपने बेटे से दबकर ही रहते हैं। इस प्रेम का इतना दबदबा था कि कहीं से भी कोई इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज ही नहीं करवा रहा था। आखिर में प्रेम का एक दोस्त है राजकुमार, उसका भाई मुकेश चतुर्वेदी आया, सीधे हमारे पास आकर कंप्लेंट दर्ज करवाई। हम लोकेशन पर गए, गोलियों के शेल्स इकट्ठा किए और सीधे बंदूक सहित इस प्रेम यादव को उठा लिया। प्रेम यादव इसी बंदूक से फायर किए थे हवा में? हाँ, इसी गन से फायर किए थे। बहुत चर्बी है तेरे अंदर। चर्बी हम में नहीं, उस मुकेश में। साले का जो बहुत मोटा हो गया है। साले, तेरा बाप हवलदार क्या हो गया? तुझे लगता है कानून तेरा गुलाम है? सर जी, आप तो रहने ही दो, ये सब मामले आपसे सेट नहीं होंगे। तेरा सेटलमेंट तो अब हम करेंगे। ऐसा चार्ज लगाएंगे ना कि जमानत भी नहीं हो पाएगी तेरी। चलो, हम जल्दी बाहर आएंगे। हम राजकुमार को भेजेंगे, उसको हम सब बता देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम जल्दी आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करना। ये प्रेम यादव उस बबली के साथ सेवरिया के बाहर किराए की कोठी में रह रहा था, जहां से हमने उसे गिरफ्तार किया था। इस प्रेम यादव की फैमिली और बबली की फैमिली दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं दुबे। दोनों का कहना है कि बबली उनके यहाँ थी ही नहीं। मुझे तो शक है प्रेम यादव ने बबली को मरवाया होगा जेल से। मुमकिन है, लेकिन ये प्रेम बबली को मरवाएगा क्यों? गुंडा है, ऊपर से गर्म दिमाग, ऑलरेडी शादीशुदा भी है। कहीं से कोई भनक मनक लगी होगी, या फिर कुछ सुना होना होगा, या सीधे सीधे 1 साल में ऊब गया होगा इस बबली से। या ये भी हो सकता है कि कोई इस बात का इंतजार कर रहा हो कब ये प्रेम अंदर जाए और कब उसे बदला लेने का मौका मिले। शादी का प्रेम यादव की फैमिली के पास भी तगड़ा कारण है ये कांड करने का। प्रेम के माँ बाप खुश तो नहीं थे इस बबली के घर में आने से, मौके के इंतजार में रहे होंगे जो उन्हें प्रेम यादव के जेल जाने से मिल गया।
सर प्रेम का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि ये काम वो खुद भी करवा सकता था। उसके पंडरों को राउंड अप करने के ऑर्डर दिए। क्या एक साल इस लड़की बबली के साथ रहकर उब गया था प्रेम यादव, या फिर प्रेम की फैमिली ने सोचा कि प्रेम जेल में है, अच्छा मौका है बबली को रास्ते से हटाने का? सर मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं हुई है, जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहता था कि ये मर्डर पुलिस के नोटिस में आए। वो तो बबली के पिता और चाचा तक बात पहुंची तब सब कुछ सामने आया है। यस डॉक्टर गुप्ता, कुछ पता चला क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशन थी बबली के साथ? जी हाँ, हमने ऑटोप्सी दोबारा की है और विक्टिम बबली के गर्भाशय टेस्टिंग से पता चला है कि विक्टिम बबली प्रेग्नेंट थी और हाल ही में उसका एबॉर्शन हुआ था। फोर्स्ड अबॉर्शन लगता है? हम जिले के सभी अबॉर्शन क्लिनिक्स में पता कर सकते हैं। एबॉर्शन सर्जिकल नहीं, मेडिकेशन थ्रू है। दवाइयाँ देकर गर्भ गिराया गया है और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब प्रेगनेंसी 1 से 1.5 महीने की हो या मैक्स टू मैक्स 6 से 8 हफ्ते की। अब दवाई बबली ने खुद ली या उसे जबरदस्ती खिलाई गई, ये तो पता नहीं चल सकता ना। देखिए, दवाइयाँ इंसान खुद भी ले सकता है या फिर कोई किसी खाने की चीज में मिलाकर दे भी सकता है। अबॉर्शन वजह हो सकती है कत्ल की, बबली की शादी नहीं हुई थी। सर ऐसी प्रेगनेंसी में कई लोगों को दिक्कत हो सकती है, दरअसल हर किसी को दिक्कत हो सकती है। बबली के फोन रिकॉर्ड निकलवाओ, देखते हैं उसकी सेल लोकेशंस क्या कहती हैं। इस वक्त हमारे पास 2 पार्टी संदिग्ध हैं। एक गुलाल खेड़ा में बबली के माँ बाप जिनका कहना है कि बबली सेवरिया में थी, दूसरी सेवरिया में प्रेम यादव के माँ बाप जो कह रहे हैं कि बबली अपने मैके गुलाल खेड़ा में थी। जरूर इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। बबली पेट से थी? ये क्या बोल रही हैं आप मैडम? बबली ने आप लोगों को कभी बताया नहीं जब वो आपके घर पे थी? नहीं मैडम। प्रेगनेंसी को 6 से 8 हफ्ते हो चुके थे, गोलियों से गर्भ गिराया गया। नहीं साहब, न प्रेम ने हमें बताया न बबली ने। बबली ने आप लोगों को नहीं बताया, अपने माँ बाप को नहीं बताया, ये कैसे मुमकिन है जय कुमार? लेकिन बबली खुद अपना बच्चा क्यों गिराती? ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी होगी उसकी? आप पे ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी? जो आप भी ठीक वही बात बोल रहे हैं जो आपका बेटा प्रेम बोल रहा है। ये हो ही नहीं सकता। वो हमें छोटी से छोटी बात बताती थी, हमें पूरा यकीन है। हमें भी पूरा यकीन है कि बबली तुम सबसे इतनी बड़ी बात भी नहीं छुपाती। मतलब जब बबली हमसे आखिरी बार जेल में मिलने आई थी तब वो महीने भर पेट से थी, ये कह रहे हैं आप लोग? पोस्टमार्टम ये कह रहा है। तो उसने हमसे ये क्यों नहीं कहा? तुम किसी बात की फिक्र मत करो, तुम हमारे घर में बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हारे बिना हमें वहाँ अजीब लगता है प्रेम। मम्मी पापा कुछ बोले? मीना ताना मारी है तुमको? वो तुमने ऐसा क्यों किया? अरे जो हुआ गर्मा गर्मी में हो गया यार, वो सब छोड़ो। तुम आराम से हमारे माँ बाप के घर, बहुत जल्द हमारी जमानत होगी और हम अपना घर फिर बसाएंगे। तुम्हारे बिना बहुत अकेला अकेला महसूस होता है। तो हमारा क्या हाल होता? जरा सोचो, हम और बबली मिलकर अपने बच्चे के सपने देख रहे थे साहब। वो हमसे ये बात छुपाएगी ये तो मैं मान ही नहीं सकता, और वो अपना बच्चा खुद गिराएगी ये तो हो ही नहीं सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता नहीं चला है कि बबली ने खुद बच्चा गिराया है या फिर धोखे में रखकर उसका बच्चा गिराया गया, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि कोई तो ऐसा था जो नहीं चाहता था कि बबली अपने बच्चे को दुनिया में लाए, और ना ही ये चाहता था कि बबली दुनिया में रहे। कौन है वो सर? बबली की दुनिया में एक ही ऐसा शख्स है जो ऐसा कर सकता है, जिसका हिंसा का इतिहास रहा है। आप कह रहे हैं हमने बबली को मरवाया है? बबली जान थी हमारी सर, और हम खुद ही अपनी जान ले लेंगे। इतना भद्दा इल्जाम मत लगाइए आप हम पर सर। दवाइयों से बच्चा गिराया गया। गुलाल खेड़ा और सिवरिया में कितनी दवाइयों की दुकान होंगी? कोई 5-6? सबको खंगालो। लेकिन मैडम दवाई तो बिना पर्ची की ली गई होगी, ऐसे में मेडिकल वाले सामने से थोड़ी ना बोलेंगे। क्या हुआ होगा क्या नहीं ये बात की बात है, पहले सारे मेडिकल वालों को खंगालो। क्या पता बबली खुद गई हो दवाई खरीदने। लड़की काफी जिद्दी थी। बबली हमारी भाभी थी, वो हमारे प्रेम भैया की जिंदगी थी। अरे हिम्मत है किसी की, कोई हमारी बबली भाभी को मारने की सोचे भी? तो फिर किसने किया? क्या तुम तीनों शामिल थे बबली के मर्डर में? किसके इशारे पर किया? अपने प्रेम भाई के, या फिर माजरा कुछ और ही है? हम प्रेम भाई के साथ सालों से हैं। जब प्रेम भाई अंदर हुए तो प्रेम भाई ने हम ही से कहा था कि बबली भाभी का ख्याल रखने के लिए। अच्छा ख्याल रखा तुम लोगों ने? हमें भनक तक नहीं थी साहब कि बबली भाभी की जान को खतरा है। सीधे सीधे बताओ, प्रेम के अंदर जाने का कौन इंतजार कर रहा था? किसने बबली का बच्चा गिराया? बबली की जान किसने ली? अगर हम लोग को पता होता तो टिकट नहीं कटवा देते उस साले का। 14 सितंबर की रात को बबली का कत्ल हुआ। 14 सितंबर के दिन वो कहाँ थी? 13 सितंबर को कहाँ थी? 12 सितंबर को कहाँ थी? प्रेम के घर सेवरिया में या अपने माँ बाप के घर गुलाल खेड़ा में? साहब हमको सिर्फ इतना मालूम है कि जब प्रेम भैया अंदर हुए तो राजकुमार बबली भाभी को उनके पापा के घर सिवरिया छोड़ाया था रहने। प्रेम के बाप जयकुमार का कहना है कि बबली अपने बाप रघु के साथ अपने घर लौट गई थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। बबली के बाप का कहना है
कि बबली कत्ल से 2 हफ्ते पहले प्रेम के घर वापस लौट गई थी। कौन झूठ बोल रहा है? हमें नहीं मालूम साहब, कब बबली भाभी अपने माँ बाप के घर गई और कब प्रेम भाई के घर वापस लौट आई। हम तो प्रेम भैया के बाकी कामों में लगे हुए थे। साहब, हमने हमारी घरवाली से और बहू मीना दोनों से पूछा कि बबली पेट से थी या नहीं। हद कर रहे हैं आप। अगर हमको मालूम होता बबली पेट से थी तो हम ही बात आपसे काहे छुपाते और फिर उसके माँ बाप को नहीं बताते का? कुसुम, एक बार मीना से पूछ लो। पूछ लिया जी, मीना को भी बबली ने कुछ नहीं बताया था। बबली हमारे घर वापस आई नहीं थी। काफी हंगामा किया था बबली के बाप रघुनाथ ने और चाचा सुरेश पांडे ने हमारे घर आकर, जब उन्हें पता चला कि प्रेम जेल में है और बबली हमारे यहाँ। और हम नहीं चाहते थे कि बबली को उनके साथ भेजें। क्यों? क्योंकि अगर बबली को जाने देते तो पता नहीं प्रेम हमारे साथ क्या करती। ये वर्दी पहनकर तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि प्रेम एक गुंडा है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए तुम्हें? वो बचपन से ही ऐसा है। बचपन मोम होता है, ढाला जा सकता है। किसी क्रिमिनल पर इतना हाथ साफ नहीं किया साहब जितना प्रेम पर की है बचपन में। शादी भी करा दी उसकी, ये सोच करके कि जिम्मेदारी आएगी तो सुधरेगा। पर मीना से उसे कभी नहीं पटी और फिर बबली आई। तब हमें लगा साहब कि हमने एक निर्दोष लड़की की जिंदगी खराब कर दी। और ये प्रेम बबली से भी ऊब गया। नहीं सर, ऊबने का तो सवाल ही नहीं है सर। हम दोनों खुश थे एक दूसरे के साथ। हमने सारे काम गलत करे जिंदगी में, लेकिन एक ही काम सही करें, वो है बबली से प्यार। और इसी प्यार से हमें हिम्मत मिल रही थी कि हम सही रास्ते पर आ जाए। आ जाओ, वेलकम। जैसा तुम्हारा मन करे वैसा सजा दो, अपना समझकर। हाँ, अपना ही समझो। राजकुमार भैया, आप वाकई हमारी तरफ से है ना? हमारे पापा की तरफ से तो नहीं हो जाएंगे? हट पगली, इतना सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम हमें भी शक करो। अरे ये कुछ नहीं करेगा। और रही बात तुम्हारे घर वालों की, अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम टेंशन मत लो। अच्छा, अब चलो चल के दरवाजा लगा लो। और हाँ, टाइम पर सो जाना, हमें ज्यादा मिस मत करना। हाँ गीता, जल्दी, आरती शुरू हो गई है। हाँ हाँ, बस आई। खुद की भलाई हो, इस इच्छा से दूसरों की बुराई चाहने का सबसे दुखद सत्य ये है कि अक्सर ये इच्छा पूरी भी होती है। पर क्या दूसरों की बर्बादी हमें वाकई में खुशी दे सकती है? हमें एक नई शुरुआत दे सकती है? किराया मालती बहन। उनसे बात करने से भी क्या होगा कमल? बात ना करने से ही हालत हुई है अपनी टीचरों वाली। अब जो है सो है कमल, कर कर आके क्या कर सकते हैं? हमारी किस्मत मजबूरी है, मजबूरी, बिना बात की मजबूरी साली। किसी दूसरे के खात्मे का सपना देखने से खुद की जिंदगी संवरती है भला? और जब इंसान उस सपने को एक भयंकर हकीकत में बदल देता है तब क्या होता है? सर, एक खबर आई है, बुरी खबर। बोलो जगन। सर, उम्मीद की जा रही थी कि अजीत वर्मा के बारे में कोई खबर होगी, लेकिन टिप मिली है कि नक्सली हमला होने वाला है। सर, ये हमला गेस्ट हाउस पे हो सकता है और टारगेट आप और विनोद दोनों हैं। जगन, अब हम पीछे तो नहीं हटने वाले। सर प्लीज, सिर्फ अभी के लिए एक कदम पीछे हट जाइए। जब तक आपके पास टीम पहुंचेगी देर हो सकती है। सर, वक्त सही नहीं इसलिए कह रहा हूँ।
सिर्फ एक कदम पीछे हट जाइए, अभी के लिए वापस लौट जाइए। कोई अपने स्वार्थ को एक जायज इच्छा समझ बैठा था। किसी और की बर्बादी चाहने में अपना फायदा देख चुका था, और जो बर्बादी चाही थी वो अचानक से आई जरूर, वह भी एक ऐसे भयंकर रूप में जो कल्पना के परे थी। इस कहर का असर बुरा सोचने वाले पर क्या होने वाला था ये खुद उसे पता नहीं था। जो नहीं हुआ उसका भी अंदाजा नहीं था, और जो होने वाला था वह भी अंधेरे में था। मोहित बेटा, तेरे जयकिशन दादा और गीता दादी कहीं बाहर गए हुए क्या? पता नहीं पंडित जी, पापा ने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन हुआ क्या? 2 दिन से आरती में आए नहीं ना वो दोनों। मैं और पापा तो कुछ काम में बिजी थे, इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन दादाजी और दादी जी को तो आना चाहिए था। सालों हो गए, एक दिन भी चूके नहीं थे। मैं एक काम करता हूँ, उनके घर पे जाकर पता करके आता हूँ। रुको मोहित, मैं भी साथ में चलता हूँ। मोहित, जरा अपने पिताजी से पूछो कहीं बाहर वार तो नहीं गए जयकिशन जी गीता जी के साथ। नहीं मोहित, चाचा जी ने मुझसे तो कुछ कहा नहीं कहीं बाहर जाने के बारे में, और वैसे भी वो अपने आप कहाँ जाएंगे? इतने सालों से शहर के बाहर तो निकले नहीं कभी। हाँ पापा, पर मैं पंडित जी के साथ दादाजी के घर के बाहर हूँ और दरवाजे पे तो ताला लगा है। जयकिशन जी को आखिरी बार मैंने परसों 15 तारीख को देखा था, जब वो टहलने जा रहे थे। ऐसे कैसे बिना बताए कहीं चले गए? ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा जी मुझे बिना बताए कहीं जाते ही नहीं। आनंद जी, घर के अंदर से बदबू आ रही है। हाँ पापा, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। सर, घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले। बाहर जो ताला लगा था वो घर का ही है। हर रोज आरती पर जाने से पहले यही ताला लगा कर जाते थे दोनों। ये ताला कातिल नहीं लगाया होगा। और सर, लूट वूट के भी कोई निशान दिख तो नहीं रहे। वैसे सर, देखने से कोई अमीर दंपति नहीं लग रहे हैं। बेडरूम में सिर्फ एक अलमारी है, सारे का चेक करिए उसे। सर, अलमारी में एक लॉकर है, लगता नहीं उसे खोला गया है, पर उसकी चाबियां भी नहीं मिल रही हैं। मोबाइल फोन्स? सर, दोनों के मोबाइल फोन्स अभी तक नहीं मिले। जब मैंने ट्राई किया तो चाचा जी और चाची जी दोनों के फोन बंद आ रहे थे। कोई बच्चे नहीं इनके? एक बेटी है, नुपुर हुड्डा। वो इनके साथ नहीं रहते? वो मजनू खेड़ा में रहती है, अपने पति कमल और बच्चों के साथ। आपने इतला दी उन्हें? इतना हड़बड़ा गया था कि भूल ही गया। वैसे लॉकर की चाबी भी मिली नहीं हमें। वो तो हमेशा चाचा जी और चाची जी के पास ही रहती थी, बड़े जतन के साथ संभाल के रखते थे दोनों। नहीं आनंद भैया, ये नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नुपुर, मेरे सामने चाचा जी और चाची जी की लाशों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। इतना बड़ा लॉकर मिडिल क्लास घर में, ऐसा क्या रखा होगा इस लॉकर में? सर, फॉरेंसिक से पूरा घर स्कैन करवाते हैं, उन्हीं से लॉकर खुलवाते हैं। सर, किचन में चकले पे एक पराठा बेल के रखा गया है, बगल में प्लेट में एक पराठा बना हुआ रखा है, हॉल में एक जूठी प्लेट रखी गई है जिसमें शायद पराठा खाया गया है, उसके बगल में एक जूठी कप भी है जिसमें शायद चाय पी गई है, और सर गीता जी के हाथ में आटा लगा हुआ था, और गेट पे जबरदस्ती घुसने के कोई निशान भी नहीं है। सर, ये जिसने भी किया है वो जरूर कोई जान पहचान का है। कातिल जान पहचान का है या कोई अनजान, लेकिन जो भी है
अभी तक लॉकर की चाबी नहीं मिली है। तो क्या कातिल ने लॉकर खोलकर इस लॉकर से कुछ निकाला होगा? दोनों की मौत गला दबाने से हुई है। मौत 2 दिन पहले हुई होगी, यानी 15 सितंबर को दोपहर के वक्त। डॉक्टर, क्या आपको बॉडीज पर कोई उंगली के निशान मिले? वैसे क्राइम सीन से फोरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए हैं। बॉडी पर उंगलियों के निशान के लिए हमें अलग से चेक करना होगा। हाँ, मेल विक्टिम जय किशन दहिया का गला हाथों से दबाया गया था, लेकिन गीता दहिया के केस में ऐसा लगता है कि गला घोटने के लिए किसी कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। जय किशन दहिया के भतीजे आनंद का कहना है कि इनकी उम्र 62 से 63 के बीच में है और इनकी पत्नी गीता की उम्र 48 साल के करीब। देर से शादी की होगी शायद। डॉक्टर, जय किशन की बेटी है नुपुर हुडा, 38 साल की, तो शायद पहली शादी से होगी और ये विक्टिम की दूसरी शादी रही होगी। कातिल के साथ संघर्ष के कोई निशान? बिल्कुल नहीं। कातिल एक तो जान पहचान का रहा होगा और इन दोनों के मुकाबले मजबूत भी रहा होगा। इन दोनों को तो भनक भी नहीं लगी होगी कि मौत इनके करीब है। सर, अगर कोई ये कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नुपुर है। क्या किशन जी की सगी बेटी? पर गीता चाची की सौतेली। तो क्या कत्ल करने जितनी अनबन थी? थी सर, बिल्कुल थी। मैंने बाकी पड़ोसियों से भी बात की थी, लेकिन किसी ने भी 15 सितंबर दोपहर को जय किशन जी के घर जाते या वहां से आते हुए किसी को नहीं देखा। पर नंदलाल जी, कोई तो घर के अंदर गया और घर से निकला भी, वो भी ताला लगाकर। किसी का ध्यान नहीं गया होगा। वैसे भी किसी को पहले से थोड़ी मालूम नहीं होगा कि कोई आके इतना बड़ा हत्याकांड करके जाएगा। ये बेटी नुपुर और भतीजा आनंद, इन लोगों का घर पे ज्यादा आना जाना नहीं होता था? उनके ध्यान में क्यों नहीं आई ये बात? आनंद का तो लगभग रोज ही आना जाना होता था, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्हीं 2 दिन जिस दिन कांड हुआ था वो नहीं आया। और नुपुर के बारे में तो हमें कुछ ज्यादा पता नहीं। अच्छा, इन्होंने अपने घर में काम करने के लिए किसी को तो रखा होगा, कोई तो आता जाता होगा। मैडम, आप जय किशन जी को नहीं जानती, मतलब अपने घर का सारा काम वो खुद ही करते थे। और उनकी पत्नी गीता, वो तो किसी काम में कम नहीं थी, अपने घर का सारा काम खुद करती थी। गोविंद। हाँ बोलिए सर। आप 20 रुपए वाला चावल, दाल, ठीक है, और 15 रुपए का तेल दे दे। ये लो। तो क्या बताया आनंद, क्यों मरवाया नुपुर ने अपने पिता और सौतेली माँ को? प्रॉपर्टी के लिए सर, अपने पिता की प्रॉपर्टी, जो मेरे जय किशन चाचा नुपुर के नाम कभी नहीं करते। प्रॉपर्टी? उस पुराने घर के लिए नुपुर ने 2 मर्डर करवाए? नहीं सर, वो घर नहीं। आनंद ने बताया कि जय किशन जी की और भी कई प्रॉपर्टीज हैं। ये आनंद खुद उन सभी जगहों से किराए इकट्ठे करता था और जय किशन जी को देता था। एक तरीके से जय किशन जी का खजांची है ही आनंद। ये आनंद जय किशन जी का भतीजा है ना? जी हाँ सर, बड़े भाई का बेटा, जिनकी डेथ हो चुकी है। और ये गीता जी नुपुर की सौतेली माँ थी। सौतेली माँ भी तो माँ ही होती है ना सर। आपके पति आपके साथ नहीं आए? कमल हुडा। मेरे पति टेम्पो चलाते हैं, चंडीगढ़ गए डिलीवरी पर। क्या बोल रहे नुपुर, कब हुआ ये? अभी अभी आनंद भैया का फोन आया था, कब हुआ कैसे हुआ उन्हें भी ठीक से नहीं पता। अच्छा, तू एक काम कर, जल्दी से जल्दी पहुंच वहाँ पे। हाँ, मेरे पति कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे सर। आप लोगों को पता चला ये सब किसने किया? कुछ चीज़ें पता चली, जैसे कि कातिल जो भी होगा पहचान का ही रहा होगा। शायद बेल बजाकर घर में दाखिल हुआ होगा और उसके लिए दरवाज़ा खोला गया, फिर चाय बनी, पराठे बने जो आपकी सौतेली माँ गीता दहिया ने अपने हाथों से बनाई। कातिल ने चाय पी, पराठे खाए और फिर आपके पिताजी जय किशन और आपकी सौतेली माँ गीता दोनों का गला दबाकर दोनों को मार डाला और फिर उन दोनों के फ़ोन लेकर बाहर के दरवाजे पर ताला लगाकर चुपचाप वहाँ से चला गया। आपके घर में एक लॉकर है, आपको तो पता ही होगा। उस लॉकर की चाबी हमें नहीं मिली, हम उस लॉकर को खुलवा रहे हैं। पर इतना तो तय है, ये दोनों कत्ल सिर्फ 2 मोबाइल फ़ोन के लिए नहीं हुए। कातिल जो भी था आपके माँ बाप की पहचान करा होगा। पहचान का?
पर कौन? नुपुर जी, हमने सुना है कि आपके पिताजी की काफी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ तो कितनी होंगी? मुझे नहीं पता सर, आप आनंद भैया से पूछ लीजिए, पापा का सारा कामकाज वही संभालते हैं। उनसे भी पूछ लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है आपके पापा की प्रॉपर्टीज के लिए आपके पिता जयकिशन और आपकी सौतेली माँ गीता को कौन मार सकता है? ये बार बार आप सौतेली माँ क्यों कह रहे हैं? कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं कि मैंने उनका कत्ल करवाया? नुपुर जी, हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ छोटी छोटी रकम के लिए लोगों ने अपने सगे माँ बाप का कत्ल किया। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरे लिए कोई भी प्रॉपर्टी माँ बाप से कीमती नहीं हो सकती। करोड़ पक्का? 2 बार गिने गए हैं सर, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। एग्जैक्ट अमाउंट है 2,45,00,000। और लॉकर तोड़ने की कोशिश नहीं की गई? जी नहीं सर, कोई निशान नहीं मिले हैं। अगर लॉकर खोला गया होगा तो पक्का चाबी का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर लॉकर खोला गया तो लॉकर में इतनी ज्यादा रकम थी, कातिल अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? सर, जयकिशन दहिया और गीता दहिया दोनों के सेलफोन्स पालमगंज टावर की रेंज में स्विच ऑफ हुए और लास्ट लोकेशन भी घर के आसपास का ही शो हो रहा है। और इस दौरान कोई फोन कॉल? सर, कॉल रिकॉर्ड से 15 सितंबर की दोपहर को किसी के भी आने का कोई क्लू तो नहीं मिल रहा है। जान पहचान के लोगों को घर आने से पहले फोन करने की जरूरत नहीं होती, खासकर करीबी लोगों को। वैसे सर, कत्ल के वक्त नूपुर हुड्डा और कमल हुड्डा, इन दोनों का फोन लोकेशन मजनू खेड़ा सेलफोन टावर के रेंज में था, जहाँ पे उन दोनों का घर है। और किराए के हत्यारे घर में बेल बजाकर दाखिल नहीं होते, और ना ही उन हत्यारों को कोई पराठे बनाकर खिलाता है और ना ही चाय बनाकर पिलाता। पर जो जान पहचान वाला आया उसे लॉकर और चाबी दोनों के बारे में मालूम रहा होगा सर, लेकिन उसने लॉकर में रखी हुई 2 करोड़ से ऊपर की रकम वो छुआ तक नहीं। ये दोनों मर्डर ना तो किसी सुपारी किलर ने किए हैं और ना ही किसी पेशेवर लुटेरे ने। ये दोनों कत्ल शायद सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हुए। जी, मेरे खाते के हिसाब से कुल मिलाकर 2,12,45,000 होने चाहिए, मतलब 12 लाख रुपए कम है। इतना सारा कैश कहाँ से आया? ये सारे पैसे किराए से आते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज हैं? काफ़ी सारी बिल्डिंगें हैं, दुकानें हैं। चाचा जी टाइम टू टाइम खरीदते रहते थे। सारी प्रॉपर्टीज यही हैं? जी हाँ, यही फरीदाबाद में। जयकिशन चाचा जी की कुल मिला के 3 बिल्डिंगें हैं। हर बिल्डिंग में तकरीबन 100 के करीब फ्लैट्स हैं। फिर सारे फरीदाबाद में अलग अलग जगह दुकानें भी हैं, सभी किराए पर चढ़ा रखी हैं। कुल मिलाकर हर महीने का किराया आता है लगभग 18 लाख रुपए। 18 लाख किराया हर महीने और सारा कैश? जी हाँ, मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आनंद जी, अब सवाल यह है कि अगर कोई पैसे लूटने के इरादे से आया था तो वो ईमानदारी से 12 लाख रुपए लेकर क्यों जाएगा, जबकि सामने लॉकर में 2 करोड़ से ज्यादा की रकम पड़ी थी? यही तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ सर, ये सब कुछ नुपुर ने किया है और आप नुपुर को पकड़ने की बजाय उसे ही शिकायतकर्ता बना बैठे। उसके साथ नरमी से पेश आ रहे हैं आप लोग। और आप नुपुर का नाम इतने दावे के साथ कैसे ले रहे हैं? क्योंकि सर, जयकिशन चाचा जी उसे अपने दिल और अपनी जायदाद दोनों से बाहर निकाल चुके थे। और ये बात आप कैसे जानते हैं? क्योंकि पहली बात, मैं उनका भतीजा हूँ, और दूसरी बात, मेरे अलावा उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। आनंद जी, आप हमें ये बताइए, जयकिशन जी ने नूपुर को अपने से दूर क्यों किया? क्योंकि नूपुर का दिमाग टेढ़ा नहीं है, बेरहम भी है। अपने सौतेले भाई को उसने मार डाला था। मतलब अपने पिता जयकिशन और सौतेली माँ गीता के? जी हाँ, बेटा सुभाष। अगर आज वो जिंदा होता तो सारी प्रॉपर्टी, पैसा वैसा सबका वारिस वही होता। सुभाष मेरे बेटे मोहित से सिर्फ 1 साल बड़ा था,
तो आपका ये कहना है कि नुपुर ने सुभाष का कत्ल करा दिया? फिर तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई होगी। आज तक कौन सी पुलिस जादू टोना साबित कर पाई है मैडम, लेकिन होता तो है ना। नुपुर ने ही सुभाष को नशीली दवाओं का आदी बनाया। नुपुर ने ही सुभाष को मौत की तरफ धकेला, लेकिन दिखा ऐसा कि नशीली दवाओं की लत की वजह से जान चली गई सुभाष की। मतलब आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सुभाष का कत्ल हुआ? ये सिर्फ आपकी सोच है कि नूपुर ने उसे मार दिया? यही सच है सर। सुभाष को हटाने के बाद भी जब नुपुर को लगा कि उसका सगा बाप उसे एक दमड़ी नहीं देगा, तब उसने अपने बाप और सौतेली माँ दोनों का सफाया करवा दिया। दरअसल साहब, ये गीता नुपुर से बहुत डरती थी। जादू टोने वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। अरे ये सब कई सुनी बातें, पर साहब ये मानना मुश्किल लगता था कि नुपुर ने अपने भाई सुभाष को मार डाला। अंतिम संस्कार के वक्त हमारे आदमी नजर रखे हुए थे, लेकिन गीता जी की फैमिली में से कोई भी शरीक होता हुआ नहीं दिखा। कहाँ से थे वो? पता नहीं, लेकिन हमने कभी उनके रिश्तेदारों को ना कभी देखा, ना कभी उनके बारे में सुना। पर आपने ये तो सुना होगा ना, महिमा भाभी यानी कि नुपुर की माँ जय किशन भाई साहब की पहली पत्नी, वो जब जिंदा थी तभी जय किशन भाई साहब ने गीता से शादी की थी। अरे वो पुरानी बात है, 19-20 साल पहले की बात है। ये जय किशन जी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आई कहाँ से? और उसकी तुलना में वो यहाँ खुद इतनी खस्ता हालत में रहते थे। तो तकदीर की बात है। जय किशन जी इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे और दिहाड़ी मजदूर थे। क्या? उनके पिताजी की जमीन थी पर सारी बंजर। पर गीता के आने के बाद समझो हरी भरी हो गई थी। जी यहाँ जब फरीदाबाद के इस इलाके में डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, तब चाचा जी की यहाँ पर काफ़ी ज़मीनें थी। ज़मीनें एकदम से सोने के भाव की हो गई। कुछ तो उन्होंने बेच दी, कुछ पर बिल्डिंगें बनवाई। किस्मत ही पलट गई उनकी। आपके चाचा जयकिशन जी ने पहली पत्नी महिमा जी के होते हुए दूसरी शादी की गीता जी से। माजरा क्या था? और दूसरी शादी की वजह से परिवार में किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई? सर उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इतना करीब भी नहीं था चाचा जी के, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं। लेकिन नुपुर के बर्ताव से तो यही जाहिर है कि ज़बरदस्त रंजिश रही होगी, इसीलिए तो उसने पहले सुभाष को मार दिया और अब चाचा चाची को। साहब, ये नुपुर हुडा का पति टेम्पो ड्राइवर कमल रोज पी पाकर घर में हल्ला मचाता है। झगड़ा एक ही बात को लेकर कि बाप इतना रईस था और बेटी नुपुर को एक पैसा नहीं दिया। मारपीट? सर ऐसा तो कुछ पड़ोसी ने नहीं बोला, लेकिन एक बात है कि ये नुपुर भी गुस्से में बहुत भला बुरा सुनाती थी। कभी अपने पति कमल को कोसती तो कभी अपने माँ बाप को कोसती। तो इस कमल का पूरा चिट्ठा निकाल। इस कमल पे मुझे तगड़ा डाउट जा रहा है। दरवाजा किसी जान पहचान वाले के लिए खोला गया, फिर ये कमल तो साला दामाद ठहरा। ऊपर से अक्सर परिवार वाले फोन करके घर नहीं आते। ये भी साला ऐसी धमक गया होगा बिना फोन किए 15 सितंबर की दोपहर को। सुभाष की मौत ज्यादा ड्रग लेने की वजह से हुई थी सर। डॉक्टर के सर्टिफिकेट में भी यही लिखा हुआ है। दरअसल सर हम सब उससे कुछ ज्यादा ही लाड करते थे। आप ये कह सकते हैं कि हद से ज्यादा, इसलिए बिगड़ गया था। पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर बुरी संगत में पड़ गया था। सुभाष, सुभाष उठ बेटा। ऐसे कोई रात नहीं है जब इन नशे की हालत में नहीं लौटा। कब घर आया, कब सोया, कुछ पता ही नहीं चला। एक रोटी तक नहीं खाई बेचारे ने। हम सब ने उसके नशे की लत छुड़वाने की बहुत कोशिश की सर। मैं तो उसे नशा मुक्ति केंद्र भी ले गई थी। हम भर्ती कराते, वो भाग आता। आपके पापा जयकिशन दहिया ने आपकी माँ महिमा दहिया के जीते जी दूसरी शादी की गीता दहिया जी से। सर मेरी माँ लंबे अरसे से बीमार रहा करती थी और पापा की दूसरी शादी के बाद वो चल बसी। और जय किशन जी की दूसरी शादी से काफी तकलीफ हुई होगी आपकी माँ को, और आपको भी। नेचुरल है, तकलीफ तो हुई होगी। मैम आप मुझ पर फिर से उंगली उठाने की कोशिश कर रही हैं। आपके पापा जयकिशन दहिया आपको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देना चाहते थे, सच है? और आपके पापा अपने बेटे सुभाष की मौत का कारण आपको मानते हैं, और आपकी सौतेली माँ गीता जी भी। जब मैं 12 साल की थी उस समय माँ काफी बीमार रहा करती थी और पापा को वारिस चाहिए था, एक बेटा जो सभी को चाहिए होता है। मेरे पति को भी चाहिए, भले ही हमारे हालात इतने खस्ता है। पापा को बेटा चाहिए था वारिस, और मेरी माँ दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। तो आपके पापा जय किशन जी को वारिस देने की चाहत पूरी करने के लिए आपकी माँ ने उन्हें दूसरी शादी के लिए हाँ कर दिया। जी,
माँ ने खुद पापा से कहा था कि वो दूसरी शादी कर ले। और लड़की भी आपकी माँ ही ढूंढ के लाई थी? मेरे पापा के बड़े भाई सुरेंद्र दहिया, यानी कि आनंद भैया के पापा, वो लेकर आए थे गीता जी को, मेरी सौतेली माँ। भैया, मुझे महिमा से बात करनी होगी। पता चला उसे ये ठीक ना लगे। पहले ही तुम बात कर लो जय किशन। गीता साफ साफ बोली है कि अगर शादी होगी तो ही वो रुकेगी, वरना नहीं। ठीक है, मैं महिमा से अभी बात कर लेता हूँ। महिमा को इस बात में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वैसे भी वो तुम्हें बेटा नहीं दे सकती। मेरी माँ ने ही रजामंदी दी थी। मैं भी अपने पापा की शादी में मौजूद थी, अपनी माँ के साथ। यहाँ पास के मंदिर में ही शादी हुई थी सर। लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा होगा सर, कि शादी के बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर सच तो यह है कि मैंने और मेरी माँ ने दोनों ने गीता जी को अपनाया था। और जब सुभाष हुआ, सुभाष को भी सगा सौतेला जो भी कहे आप, दिल से अपनाया था सर। पर गीता जी आपको अपने बेटे सुभाष का कातिल समझती थी, ये सच है या अफवाह? बदनसीबी से इस अफवाह को गीता जी सच मान बैठे थे सर। क्यों? क्योंकि सुभाष के आने के बाद पापा के जैसे बंजर जमीन पे सोना उग गया हो, लेकिन उसकी मौत के बाद उनकी सारी जायदाद की मैं इकलौती वारिस बची। और गीता जी ने ये मान लिया कि उनके बेटे सुभाष को आपने मरवाया उनकी जायदाद के लिए। आप तहकीकात कर सकती हैं मैडम। डॉक्टर के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि सुभाष की मौत ज्यादा ड्रग लेने की वजह से हुई थी, लेकिन शक का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता ना सर। अब आप लोगों को ही देख लीजिए, आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। पर यह तो सच है ना कि सुभाष की मौत आपके घर में ही हुई थी, और उस दिन हुई जिस दिन आपकी बेटी निधि का 9वां जन्मदिन था। भाभी लो, सुभाष कहाँ गया? सुभाष भाई अभी यहीं पर ही तो थे। वही तो सुभाष। अरे फिर से वही तलब तो नहीं लग गई? कमल यार, कुछ भी बोलते हो तुम। सुभाष, हे सुभाष, 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 सुभाष बेटा, सुभाष, हे सुभाष, सुभाष बेटा, हे सुभाष, सुभाष बेटा। सुभाष ड्रग का आदी हो चुका था सर। उस दिन भी वो सबसे छुपकर नशा करने गया था। उसकी मौत का मुझे आज भी बहुत दुख है सर। जब मेरी कमल से शादी हुई थी तो सुभाष केवल 6 साल का था। मैंने उसे बच्चे जैसा प्यार किया। और आपकी माँ, असली माँ? वो भी सुभाष को बहुत लाड करती थी मैडम। और तब तो मेरे पापा इतने अमीर भी नहीं थे। आपको क्या लगता है मैडम, तब से मैं जादू टोना कर रही थी सुभाष पर, या तब से उसे नशे की आदत डाल रही थी? पर आपके पापा भी तो यही मानते थे कि सुभाष को आपने मरवाया। उनको मेरे खिलाफ भड़काया गया था सर। हाँ, मेरी अक्सर पापा से कहा सुनी हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत, अपनी जायदाद से आपको कुछ नहीं दिया। सिर्फ इसलिए नहीं सर, बल्कि इसलिए कि उस दौलत का इस्तेमाल उन्होंने खुद के लिए भी नहीं किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद फटीचरों जैसे हालत में रहते थे और हम सबको रखा था। देख नुपुर, जो भी है मेरा है। मैं किसे क्या दूं क्या ना दूं, इसमें मैं किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है पापा, कम से कम खुद को तो दे दीजिए वो सुख सुविधा जो हर करोड़पति इंसान खुद को देता है, अपने घर वालों को देता है। इसलिए तूने मेरे बेटे को मार डाला इन पैसों के लालच में? मैंने कुछ नहीं किया माँ। चुप कर, खबरदार जो मुझे माँ कहो तो। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, तुम दोनों को एक दमड़ी नहीं मिलेगी। तुम दोनों मेरी दौलत पर बुरी नजर अब मत डालो। आपकी दौलत पर पहले से बुरी नजर लगी है पापा, तभी तो वहां तिजोरी में पड़ी पड़ी सड़ रही, और मैं वहां उस नरक में सड़ रही। आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आता कि आप अपनी इतनी सारी दौलत से अपनी इकलौती बेटी, उसकी बच्ची, अपनी नवासी का भविष्य सुधार सकते? लालच से किसी का भविष्य नहीं बनता है, कभी नहीं। और तू लालची नहीं, खूनी भी है। जाकर बोल दे उस कमल को कि तुझे यहाँ ना भेजा करे, मेरा भेजा खाने। कुछ नहीं मिलेगा तुम दोनों को। सर, मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे सुभाष की मौत का जिम्मेदार मानते थे। ये भी सच है कि वो मुझे अपनी जायदाद से कुछ भी नहीं देना चाहते थे।
लेकिन अब तो सब कुछ मुझे ही मिलेगा ना सर। पर फिर भी मैं यही कहूंगी कि मैंने उन्हें नहीं मरवाया, ना ही सुभाष को। बचपन में मैंने बहुत गरीबी देखी सर, और आज तो उससे भी ज्यादा गरीब हूं। शायद मेरी यही गरीबी आप लोगों के मन में मेरे लिए शक पैदा कर रही है। लॉकर से 12 लाख रुपए गायब हुए। पर आप तो कह रहे थे कि करोड़ों थे लॉकर में। तो शायद 12 लाख सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए चुराए गए हों। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप लोगों को गुमराह कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। कौन? बोले नुपुर जी। सर, मेरी सौतेली माँ को मेरे ताऊ यानी कि आनंद भैया के पापा लेकर आए थे दंतेवाड़ा के गरीब इलाके गोंजलगढ़ से। हमें उनके अतीत के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं, लेकिन ताऊ जी को और फिर आनंद भैया को पापा के एक एक प्रॉपर्टी की खबर थी। अब आप सोचिए कि जो इल्जाम मुझ पे लगाया जा रहा है कि मैंने सुभाष का कत्ल करवाया या मैंने उसे नशे की आदत डाली, वो इल्जाम आनंद भैया पर भी तो लगाया जा सकता है ना। उनका तो रोज का आना जाना था हमारे घर में, तिजोरी की चाबी भी उनके पास होती थी। पापा ने कहा कितने पैसे रखे सब कुछ मालूम था उन्हें। लेकिन नहीं, आप लोग केवल मुझ पर और मेरे पति पर शक कर रहे हैं। मेरे पापा शायद दिल ही दिल में जानते थे कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। शायद इसीलिए उन्होंने मुझसे कभी इतनी नफरत नहीं की कि अपनी सारी जायदाद आनंद भैया या उनके बेटे मोहित के नाम कर दी। लेकिन आनंद भैया उनकी पूरी जिंदगी इसी कोशिश में निकल गई कि मेरी भरपूर बदनामी हो और वो समाज के सामने संत नजर आए। सर, अगर किसी ने पहले से प्लानिंग की है ना तो वह आनंद भैया, और उससे पहले ताऊ जी, गीता जी को हमारे घर में लाकर मेरी सौतेली माँ। जा मोहित, ये जमा करा दे। जी पापा। जय। बोला ना नहीं, तिजोरी में पुलिस वालों को कोई वसीयत नहीं मिली। तुझे क्या लगता है तेरे बाप ने कोई वसीयत बनाई नहीं? ना बनाई तो हमारे लिए सबसे अच्छा ना। हो सकता है आनंद भैया के पास हो, वैसे भी बहुत चालाक इंसान है। ऐन मौके पर सबके सामने लाकर रख सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। जहाँ तक नूपुर हुडा की बात है साहब, अभी तक एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसके सामने नूपुर ने कभी अपनी जुबान पे जादू टोने की बात लाई हो। नूपुर का पति कमल, उसकी क्या रिपोर्ट है? दारू तो मजबूत पीता है साहब, और दोनों पति पत्नी कुत्ते बिल्ली जैसा झगड़ा करते हैं कि ससुर करोड़पति था और दामाद रोडपति टेम्पो ड्राइवर। और ये जय किशन का भतीजा आनंद, उसका बेटा मोहित? साहब, अभी तक कुछ खुलकर तो सामने नहीं आया, लेकिन एक बात तो कोई अंधा भी बोलेगा, ये दोनों परिवार आनंद भैया का और नूपुर हुडा का एक ही बात की आस लगा बैठे थे कि कब ये जय किशन मर जाए और कब इसके सोने के खान पर ये कब्जा कर सके। मैडम 19 साल पहले यहाँ दंतेवाड़ा से ले जाई गई थी, तो कुछ तो और डिटेल्स चाहिए। गीता का पूरा नाम क्या था, बाप का नाम, माँ का नाम क्या था? देख सुमित, अभी तक तो हमें ये भी नहीं मालूम कि गीता जी का असली नाम गीता ही था कि कुछ और। जो ये जानते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, तुझे गीता जी की अभी की फोटो भेजती हूँ। अभी की फोटो ठीक रहेगी मैडम। लगता है नुपुर ने आप लोगों पर भी जादू टोने की छड़ी घुमा दी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। हमें पता चला है कि तुम जय किशन जी की प्रॉपर्टी पर बराबर नजर रखे हुए थे। सर, नजर रखने और बुरी नजर रखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। नजर तो मैंने ही रखी थी। इतने सालों से ईमानदारी से, वफादारी से चाचा जी के सारे काम करता था मैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके जाने के बाद वो सब कुछ मेरे नाम छोड़ जाते। सारे की सारी प्रॉपर्टी? साफ साफ चाचा जी ने खुद ये मुझसे बात कही थी, गीता चाची के सामने ही कहा था। मैंने बड़ी ईमानदारी से सगे माँ बाप की तरह सेवा की है उनकी, और फिर किराया इकट्ठा करने का काम उन्होंने ऐसे नहीं सौंप दिया था मुझे। एक एक पैसे का हिसाब दिया करता था मैं उनको। आप चाहो तो आप रजिस्टर देख सकते हो। और तिजोरी में 12 लाख रुपए कम थे, ये बात भी तो मैंने ही आपको बताई ना। जय किशन जी ने कोई वसीयत बनाई थी? जहां तक मुझे पता है नहीं बनाई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बात जरूर की थी बनाने के बारे में, यही कि वो सब कुछ मेरे और मेरे बेटे मोहित के नाम कर देंगे। और उनके जाने के बाद अब ये सारी प्रॉपर्टी नुपुर के नाम ही होगी? हाँ, तो नुपुर के नाम 2-2 खून भी तो हैं, उनका क्या? चाचा जी सब कुछ मेरे नाम करने ही वाले थे, उससे पहले नुपुर ने चाल चल दी। लेकिन हमें अभी तक नुपुर के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। तो इसीलिए उसके इशारे पर आप मुझ पर साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे पिताजी सुरेंद्र दैया, जय किशन दैया जी के बड़े भाई, गीता जी को वही लाए थे 19 साल पहले। तो इसी हिसाब से तो हो सकता है साजिश 19 साल पहले हो गई। छोड़िए सर,
मेरे पापा तो बेचारे अफसोस करते करते गुजर गए। किस बात का अफसोस? यही कि उन्होंने अपने हिस्से की बंजर जमीन कौड़ियों के दाम बेच दी और कुछ साल बाद चाचा जी को उसी बंजर जमीन के करोड़ों मिले। वो एकदम से रईस हो गए। मेरे पापा ने भी कुछ सालों तक इंतजार किया होता तो जरा सोचिए आज मैं कहाँ होता। वैसे तुम्हारे पिताजी सुरेंद्र कहाँ से लाए थे गीता जी को? रायपुर काफी आना जाना रहता था उनका, वहीं से लेकर आए थे गीता चाची को। लेकिन सर, आप लोग बेकार में अंधी गली में दौड़ लगा रहे हैं। कातिल आप लोगों के सामने है, नुपुर, और वो मेरा नाम देकर आप लोगों को गुमराह कर रही है। सर, फिंगरप्रिंट्स मिले तो हैं सभी जगह से, तिजोरी से भी। अब हम उन्हें छांटना शुरू करेंगे। रजत, क्राइम सीन की स्टडी से ऐसा लग तो नहीं रहा कि कातिल एक से ज्यादा थे? सर, एक बार उंगलियों के निशान मैच किए जाएं तभी हम पक्के से कुछ कह सकेंगे। इस कत्ल का मकसद और सस्पेक्ट दोनों हमारे सामने। हमें इतना भी पता है कि कातिल जो भी है वो इस जोड़े का करीबी है। उन दोनों के गले इतने जोर से दबाए गए, इसलिए पूरे चांसेस हैं कि कातिल मेल है। डॉक्टर अश्विन ने हमें लाशों के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स भेजे हैं। अब हम उन्हें हमारे कलेक्ट किए फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखेंगे। फिलहाल हमारे सामने 3 मेल सस्पेक्ट हैं। आनंद दहिया का बेटा मोहित दहिया और जयकिशन की बेटी नुपुर का हस्बैंड कमल हुडा। लेकिन फिलहाल हमारे पास इन तीनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं। रजत, इस केस में फिंगरप्रिंट्स हमारे लिए एक बहुत अहम सुराग साबित हो सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको सारे सही एनालिसिस दूंगा। जय किशन का फोन स्विच ऑन हुआ है। दूसरा सिम लगा के फोन यूज किया जा रहा है। फोन की लोकेशन यही फरीदाबाद की है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे तुम कौन बोल रहे हो भाई? आलमगंज पुलिस थाने से सब इंस्पेक्टर विनोद अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी, मेरा नाम घनश्याम साहू है। एड्रेस बोलो। साहब, यही दोनों फोन मिले थे मुझे। इन दोनों फोन्स के बारे में कई सारी बातें करनी है तुझसे, जो कि फोन पर नहीं हो सकती थी, सिर्फ हमारे लॉकअप में हो सकती है। लेकिन साहब, इन फोन के बारे में आपको क्या बात करनी है? ये तो मुझे अचानक से मिले थे। कहाँ मिले? लाशों के बगल में, दोनों का गला घोटने के बाद। क्या साहब? शिवराम, वो तो जय किशन का पड़ोसी है ना? मेरी तो बात भी हुई थी उससे। पर इस एंगल के बारे में नहीं बताया होगा उसने। कौन सा एंगल रमेश? इस एंगल के बारे में ना तो आपसे आनंद दहिया ने बात की होगी और ना ही नुपुर हुडा ने। कि ये जय किशन और गीता दहिया एक लड़का गोद लेने के बारे में सोच रहे थे। साहब, अभी मैं यूं ही नंदलाल और पंडित मिश्रा से बात कर रहा था, तभी मुझे लगा कि लड़का गोद लेने वाली बात मुझे आपको बतानी चाहिए। कहीं बात चली थी? कोई कागज पत्री हुई हो? आपको ये बात कब पता चली? तकरीबन 1 महीना पहले। सब कुछ है, पर छोड़ जाने के लिए वारिस नहीं। हाँ, और जो था वो बेवक्त। लेकिन जय किशन, तेरी तो सगी बेटी है, नवासी है। वो सिर्फ नाम के वास्ते अपने हैं। ये सभी इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब मैं ऊपर चला जाऊं या सारा इन सब के नाम कर दूं। उन्हें मेरी और गीता की कहां पड़ी है? गीता भाभी जी, क्या वो भी इस गोद लेने वाले फैसले में शामिल है? ये सुझाव गीता की तरफ से ही आया है। जय किशन ने मुझे कोई नाम तो नहीं बताया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई फैसला ले लिया गया है। लेकिन किसे गोद लिया या लेने वाले थे, ये उन्होंने मुझे नहीं बताया। ये गोद लेने वाली बात नुपुर और आनंद को मालूम थी? नुपुर का तो मैं बता नहीं सकता साहब, लेकिन आनंद को यह बात 100% पता होनी चाहिए। मालती जी, किराया। गोद लेने वाले थे? नहीं तो मुझे ये बात नहीं बताई पापा ने कभी। आपको किसने बताई सर? जिसने बताया नुपुर जी। पर ऐसा क्यों है कि आपके पापा ने ये बात आपको नहीं बताई बल्कि किसी और को बताई? ये सरासर मनगढ़ंत कहानी है सर। अगर आपको आनंद भैया ने बात बताई तो वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला ले ही नहीं सकते थे। पर हो सकता है ये फैसला लिया गया हो नुपुर जी, आपके पापा ने उनकी बात मान ली। हाँ, ये मुमकिन है और मुझे पूरा यकीन भी है कि आनंद भैया ने जरूर कोई पट्टी पढ़ाई होगी पापा को, या फिर गीता जी ने। वैसे भी वो दोनों पापा को और मुझे अलग करने पे तुले हुए थे। साहब, मैं ईमानदारी से टैक्सी चलाता हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने। उस दिन मैं वो नेहरू सर्कल के पास शौचालय गया था, वहीं पर दोनों फ़ोन मिले मुझे साहब। पब्लिक
टॉयलेट में तुझे एक नहीं दो दो फोन्स मिले। क्या बात है? पट्टी लगी थी उन पर जिस पर लिखा था भैया हम यहाँ लावारिस पड़े हैं, हमें चुरा लो। मुझे लगा कि मैं वो दोनों फ़ोन बेच दूंगा और मैं गया भी था बेचने के लिए। मोबाइल की किस दुकान पर गया था? साहब वो यूनिक मोबाइल सेंटर। तो फिर बेचा क्यों नहीं? साहब वो दुकानदार ने बोला कि इन दोनों फ़ोनों का कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है और कोई बच्चा भी बतौर खिलौना इस्तेमाल नहीं करेगा। तो मुझे लगा कि मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ और जैसे ही सिम डाल के फ़ोन ऑन किया अब आप लोगों का दामाद बन गया हूँ साहब। दामाद जी, बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई आपने। अब हमें हकीकत सुनाइए क्योंकि इन दोनों फोन्स के मालिकों का कत्ल हो चुका है। हाँ, मेरा कोई हाथ नहीं है साहब इसमें। कातिल जो भी हो, इतना तो हम भी जानते हैं कि वो इतना बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि विक्टिम का फ़ोन अपने साथ लेकर घूमे। शायद ये घनश्याम सच बोल रहा हो सर। और अब ये गोद लेने वाला नया एंगल सामने आने से सिर्फ नूपुर ही हमारी सस्पेक्ट नहीं है, बल्कि हमारा सस्पेक्ट आनंद भी है, क्योंकि नूपुर और आनंद ये दोनों ही वारिस बनना चाहते थे। नक्सल कनेक्शन ये कहाँ से आया सुमित? मैडम पता नहीं कनेक्शन कैसे आया, पर मैं यहाँ गीता की फ़ोटो लेकर उसकी फैमिली को खोज रहा था। पूरा गांव घूमा, तब एक अजीत वर्मा से टकराया। मार्केट में वर्मा जी का नाम तो सुना ही है आपने, अब पैसा लेके आ जाना। हाँ बोलो। अजीत वर्मा? हाँ क्या है? हमारे गोंजीलगढ़ में ये गीता थी, कोई 20-1 साल पहले हरियाणा फरीदाबाद में जा बसी। वहाँ जाकर गीता दहिया हो गई। कुछ सुना है, कुछ पता है इसके बारे में? तू है कौन? वो मैंने सुना है गांव में कि आप गीता को जानते थे। मैं नहीं जानता किसी गीता फीता को। और तू कौन है? मैं वो फरीदाबाद पुलिस की मदद कर रहा हूँ। खबरी? ऐसे ही समझ लो। इस अजीत वर्मा का कोई नक्सल कनेक्शन है? मुझे यहाँ की उड़ती चिड़िया ने टिप दी कि ये अजीत नक्सलियों के साथ मिलता है। जब से मुझसे बात की, इसने अपनी दुकान बंद कर दी और अपनी बीवी को लेके हवा हो गया। इस अजीत वर्मा का कोई नंबर है? हाँ, पर बंद जा रहा है। फिर भी भेज मुझे। करोड़ों की जायदाद के मालिक, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका एकदम फटीचर। और फिर बुढ़ापे में बच्चा गोद लेने की पहल, और अब ये नेक्स्ट एंगल की पॉसिबिलिटी। ये डबल मर्डर केस असल में है क्या? एक चक्रव्यूह जैसा बन गया सर। आनंद ने हमें भेजा नूपुर के पीछे और नूपुर ने पलटवार किया और आनंद को ही संदिग्ध बना दिया। और सर इन सब एक सबसे बड़ा रहस्य, गीता का पास्ट, जिसके बारे में शायद किसी को कुछ भी नहीं मालूम। इस वक्त हमारे सामने कई सवाल हैं। पहला सवाल, क्या जयकिशन जी ने कोई वसीयत बनाई थी? क्या कोई बच्चा वाकई अडॉप्ट किया गया था, या फिर आनंद और नूपुर ने मिलकर कोई साजिश रची और उस साजिश का गीता जी को पता था? या फिर ये सारी साजिश गीता जी ने रची, लेकिन उनकी पीठ पीछे एक और साजिश रची गई जिसके तहत गीता जी को रास्ते से हटा दिया गया? अरे ललित। जी सर। इस राहुल ने नौकरी वोकरी छोड़ दी है क्या? कुछ बताया नहीं सर। ड्यूटी पर भी नहीं आ रहा है, उसने फ़ोन भी बंद रखा है सर। नूपुर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले मुझे ये बताओ, ये गोद लेने वाली बात मुझसे छिपाई क्यों गई? गोद लेने वाली बात? कौन किसे गोद ले रहा है? पापा और गीता जी किसी लड़के को वारिस बनाने वाले थे गोद लेकर। पुलिस को किसी ने बात बताई तो किसी ने ये तुक्का भगाया। किसने नूपुर? अजीत वर्मा मोबाइल शॉप है? हाँ जगन, और हमें अपने सोर्सेज से ये भी पता चला है कि इस अजीत वर्मा का नक्सलियों से कोई कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। वैसे जगन, हमारा मतलब गीता से है। गीता जो 19 साल पहले तुम्हारे गोंजेलगढ़ से यहाँ फरीदाबाद लाई गई, और यहाँ पर गीता और उसके पति जयकिशन दोनों का मर्डर हो चुका है। ये गीता दहिया गोंजिलगढ़ से थी, इसके अलावा कोई और डिटेल सर? नहीं, और कोई डिटेल नहीं, सिर्फ गीता दहिया की एक रिसेंट तस्वीर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फोटो भेज दीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जानकारी निकलवाने की। सर, गीता दहिया के पिछले 1 महीने के फोन रिकॉर्ड्स में कोई अजीत वर्मा शो अप नहीं होता है, और ना ही कोई छत्तीसगढ़ का दूसरा नंबर। तो फिर 1 साल के रिकॉर्ड निकलवाओ और फिर से चेक करो, हो सकता है मेरा शक सही साबित हो। शायद गीता इस साजिश में शामिल हो और बाद में ये साजिश बदल दी गई हो। ये लड़का गोद लेने वाला ड्रामा तुमने रचा ना नूपुर, मुझे चाचा जी की प्रॉपर्टी से दूर रखने के लिए? क्या पापा ने कोई वसीयत बनाई थी? तुझे क्यों पता करना है? तुझे चाचा जी एक पैसा नहीं देने वाले थे, तू अच्छी तरह जानती है ये बात।
वो तो आपका सपना है ना आनंद भैया, लेकिन हकीकत समझ लीजिए, अब तो पापा रहे नहीं, इसलिए उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होगी और आपको केवल वही टुकड़े मिलेंगे जो मैं आपके मुंह पे फेंकूंगी, समझे? हाँ, ये कुछ दिन पहले आया था यहाँ पे। ये 2 मोबाइल्स लेकर? जी, मैंने उससे बोला भी था कि बहुत पुराने मॉडल के हैं, इसके तो खरीदार मिलना भी मुश्किल होगा मुझे, मगर जो उसको रेट बोला था वो मंजूर नहीं था, निकल गया बिना बेचे। इस घनश्याम साहू को तुम कितनी अच्छी तरह से जानते हो? टैक्सी चलाता है, बस इतना ही जानता हूँ। अजीत वर्मा जी, कभी गीता जी ने इस नाम का कोई जिक्र किया? गीता जी के गांव गोंजिलगढ़ का रहने वाला ही अजीत वर्मा। गीता ने तो कभी इस बारे में जिक्र ही नहीं किया और ना ही कभी उसने अपने मायके के बारे में बात की, ना अच्छी ना बुरी। कभी उन्होंने अपने पति के बारे में कोई बात की, अच्छी या बुरी? जी नहीं। जैसे नूपुर को शिकायत थी अपने करोड़पति पिता से कि उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया, क्या पता ऐसी शिकायत गीता जी को अपने पति से कि इतना करोड़पति आदमी, घर का सारा काम उन्हें करना पड़ता है, कोई ऐशो आराम नहीं। हाँ, हो सकता है, और किसको नहीं होगा भला। पर कभी भी हमने गीता को महंगी साड़ी पहने या महंगे गहने पहने हुए नहीं देखा। हमेशा से उसका कान गला सुना सुना ही रहता था, वही 2 जोड़े कपड़े, पर कभी भी उसने इस बारे में शिकायत तक नहीं की। और जयकिशन जी ने कौन सी लाट साहब वाली जिंदगी जी? बसों में सफर करते थे, छोटी चीज खरीदनी हो तो उसका भी मोल भाव करते थे। ये आनंद दैया, इसका बेटा मोहित, इसके बारे में आप लोगों ने कभी कुछ सुना? नमस्ते राम राम वाली पहचान है और कुछ खास नहीं। मैंने अपने चाचा जी के खाते से गबन किया है, ये कह रहे हैं आप? ऐसा आप कह रहे हैं, मैंने तो सिर्फ जयकिशन जी और गीता जी के बैंक के डिटेल्स मांगे, अकाउंट्स, लॉकर। वैसे आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? मैं क्यों हड़बड़ाने लगा? मुझे तो बस इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि नुपुर आप लोगों को मेरे खिलाफ